प्रिय विद्यार्थियों, 11 साइंस फिजिक्स में अब तक हमने विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ लिया है। विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर भौतिक विज्ञान, जो कि विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, उसके बारे में भी पढ़ लिया था कि उसकी परिभाषा क्या है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यह भी हमने समझ लिया था। इसके अलावा हमने भौतिक विज्ञान का समय के आधार पर वर्गीकरण और भौतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण भी समझ लिया था। आज इससे आगे पढ़ने से पहले मैं दोबारा बता देता हूं, भौतिक विज्ञान का समय के आधार पर दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। भौतिक विज्ञान का समय के आधार पर दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1 चिरसम्मत भौतिकी और नंबर 2 आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी 1900 से पहले की भौतिकी और आधुनिक भौतिकी 1900 से बाद की भौतिकी। इसके अलावा अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भी भौतिक विज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भौतिक विज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्थूल भौतिकी और नंबर 2 सूक्ष्म भौतिकी। नंबर 1 स्थूल भौतिकी और नंबर 2 सूक्ष्म भौतिकी। समझ गए आप। अब हम बात करते हैं आगे। स्थूल भौतिकी में मैंने बताया था बड़े कणों का अध्ययन, प्रभाव, घटनाएं जो आसानी से हमें महसूस हो जाती है घटनाएं, वो सब सूक्ष्म स्थूल भौतिकी के अंतर्गत करते हैं, स्थूल भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत हम माइक्रो, बिल्कुल छोटे छोटे कणों के कारण प्रभाव, जैसे परमाणु हुआ, नाभिक हुआ, ऐसे कणों के अध्ययन करते हैं हम, और उनकी घटनाएं, उनका प्रभाव, उनके कार्य, इन सब चीजों का अध्ययन सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। यहां तक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समय के आधार पर जो दोनों विभाजन है, चिरसम्मत भौतिकी, उसके बारे में जान लेते हैं। उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। चिरसम्मत भौतिकी की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, तो उसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत सारी शाखाएं हैं। ध्यान से देखोगे आप तो यांत्रिकी, उष्मागतिकी, उष्मागतिकी, तरंग यांत्रिकी, ध्वनि, स्थिर विद्युत्की, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी, और भी बहुत सारी शाखाएं हैं। इनमें से कुछ शाखाएं हम 11th में पढ़ेंगे और कुछ शाखाओं को हम 12th में पढ़ेंगे। 11th की फिजिक्स में, जैसे कि यांत्रिकी को 11th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, उष्मागतिकी को 11th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, तरंग यांत्रिकी को 11th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, ध्वनि को हम 11th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत्की को 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकत्व को 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, और प्रकाशिकी को भी 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे। समझ गए आप। इसके अलावा आधुनिक भौतिकी, अगर मैं बात करूं आधुनिक भौतिकी, तो आधुनिक भौतिकी की शाखाएं हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम अध्ययन क्षेत्र के आधार पर जो स्थूल भौतिकी की बात करी थी, स्थूल भौतिकी, इसकी शाखाओं के बारे में भी बता देता हूं। इसकी भी वही शाखाएं हैं जो चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं थी, मतलब इसकी भी यही सारी शाखाएं हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यांत्रिकी, उष्मागतिकी, तरंग यांत्रिकी, ध्वनि, स्थिर विद्युत्की, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी, और भी बहुत सारी आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहां तक हम बात करते हैं। ये शाखाएं इसलिए लिखी मैंने क्योंकि आपके नोट्स में यही शाखाएं भेजी गई थी, इस वजह से मैंने इनका नाम लिया। तो समझ जाओ आप, चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं भी यही है और स्थूल भौतिकी की शाखाएं भी यही है। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम यांत्रिकी के बारे में चर्चा करते हैं। यांत्रिकी का मतलब होता है कणों की गति का अध्ययन करना। कणों की गति का अध्ययन करना वो यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कणों की गति का अध्ययन किया जाता है, उसके अंदर हम चाल, वेग, बल, विस्थापन, दूरी, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ये सब पढ़ेंगे। समझ गए आप। और हाँ, उनके प्रभाव देखेंगे। चाल के समय क्या प्रभाव होता है, वेग के समय क्या प्रभाव होता है, बल लगाने पर क्या प्रभाव होता है, कार्य क्या होता है, कार्य से ऊर्जा कैसे
संबंधित है, इसके अलावा शक्ति क्या होती, ये सब चीजें हम यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हो, आपने चाल का सूत्र और परिभाषा पढ़ चुके हो, आप वेग का सूत्र और परिभाषा पढ़ चुके हो, आप त्वरण पढ़ चुके हो, आप बल पढ़ चुके हो, आप कार्य पढ़ चुके हो, शक्ति पढ़ चुके हो, आप ऊर्जा पढ़ चुके हो। ये सब चीजें आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन इनको अब आगे डिटेल में हम 11th में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे यांत्रिकी। इसके अंदर हम न्यूटन की गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम पत्थरों की टक्कर के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम रॉकेट को ऊपर कैसे भेजते हैं वो पढ़ने वाले हैं, हम पत्थर को जो है मकान के पार कैसे करवाएंगे, ये सब चीजें यांत्रिकी में पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 से लेके पार्ट नंबर 8 तक हम यांत्रिकी ही पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 से 11th में पार्ट नंबर 3 से पार्ट नंबर 8 तक यांत्रिकी पढ़ेंगे। उसके बाद आती है उष्मागतिकी। तो ये है, ध्यान से समझना, उष्मागतिकी मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो ताप और उष्मा के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता हो, उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता हो। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप और उष्मा के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता हो, उस शाखा को उष्मागतिकी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे कि हम न्यूटन का शीतलन नियम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर जो है तापमापी जो थर्मामीटर होता है, तापमापी से ताप कैसे नापते हैं वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन से ताप के पैमाने हैं वो पढ़ेंगे। वस्तु को गर्म करने पर क्या होता है, ठंडा करने पर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम उष्मागतिकी के नियम भी इसी में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर उष्मागतिकी में, ध्यान से समझना, उष्मागतिकी में उष्मा इंजन और फ्रिज भी उष्मागतिकी के अंतर्गत ही आता है। रेफ्रिजरेटर जिसे हम प्रशीतक कहते हैं, एयर कंडीशनर एसी, ये सब हम उष्मागतिकी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे और कक्षा 11 में पढ़ेंगे। उष्मा इंजन के बारे में, फ्रिज के बारे में, एसी के बारे, सब के बारे में कक्षा 11 में हम आसानी से पढ़ने वाले हैं उष्मागतिकी में, सेकंड फिजिक्स के अंतर्गत। उसके बाद आता है तरंग यांत्रिकी। तो तरंग यांत्रिकी की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, तरंग यांत्रिकी यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरंगों का अध्ययन किया जाता हो, तरंगों के गुणधर्म का अध्ययन किया जाता हो, तरंगों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता हो, तरंग क्या लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसका अध्ययन किया जाता हो, वह शाखा तरंग यांत्रिकी कहलाती है। तरंग यांत्रिकी में हम अनुदैर्ध्य तरंगे पढ़ने वाले हैं और अनुप्रस्थ तरंगे भी पढ़ने वाले हैं। ये भी हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। इसका कुछ हिस्सा कक्षा 12 में पढ़ने वाले हैं। कक्षा 11 में पढ़ेंगे और इसका कुछ हिस्सा कक्षा 12 में पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपके पास तरंगे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, क्या वो ऊर्जा का संचरण करती है या नहीं करती है, क्या उसको हम कण मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, ये सब चीजें हम तरंग यांत्रिकी के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। आज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं और आप घर बैठे इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं, तो ये भी तरंग यांत्रिकी का एक हिस्सा है। इसके अलावा और भी शाखाओं में इसका हिस्सा रहेगा, लेकिन तरंग यांत्रिकी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि तरंगे ही आप तक पहुंच रही है। समझ गए आप। इसके बाद हम बात करते हैं ध्वनि की। तो ध्वनि भी एक प्रकार से तरंगे ही है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ध्वनि। हमें जो सुनाई देती है वो ध्वनि होती, ठीक है। ध्वनि जो है, ध्वनि के बारे में यूं समझ लो आपकी, हम ध्वनि के प्रभावों का, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से समझना, ध्वनि की परिभाषा बता रहा हूं। ध्वनि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन किया जाता हो, जिसके अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन किया जाता हो, वो क्या प्रभाव डालती है, वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है, और वो हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या काम आ सकती है ध्वनि। अगर समझ लो आप ध्वनि तरंगे नहीं होती तो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप मुझे सुन भी नहीं पाते। अगर ध्वनि नहीं होती तो क्या होता पता है, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो तो ऐसा नहीं हो पाता, आवाज नहीं सुन पाते, देख तो पाते। जैसे कि अगर ध्वनि नहीं होती तो देखो ध्यान से, ऐसे पढ़ा रहा होता मैं, आपको क्या समझ में आता,
नहीं आया ना समझ में? तो ध्वनि हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है ये आप आसानी से समझ सकते हो। ये भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक होती है और ध्वनि को भी हम कक्षा 11 में ही पढ़ेंगे, सेकंड फिजिक्स में। उसके बाद आती है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की का मतलब होता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणधर्मों और उनसे उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता हो। स्थिर आवेश, आवेश आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। तो स्थिर आवेश जब वो गति नहीं कर रहा है, स्थिर आवेश के गुणधर्मों और उसके क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता हो। अब स्थिर आवेश होते क्या है, कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और वो हमेशा दो वस्तुओं की घर्षण से उत्पन्न होते हैं। आवेश उत्पन्न होते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब ये हम स्थिर आवेशों के गुणधर्मों में यूं समझ लो आपकी जैसे कि हम यहां पर कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वान डे ग्राफ जनित्र, विभवांतर, विद्युत विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत शक्ति, यह सब हम यहां पर पढ़ेंगे। कूलॉम का नियम, विद्युत फ्लक्स, गाउस प्रमेय, यह सब भी हम स्थिर विद्युत की में पढ़ेंगे। यह हम कक्षा 12 की फिजिक्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट फिजिक्स का पहला ही पार्ट स्थिर विद्युत की है, तो समझ गए होंगे आप। उसके बाद विद्युत चुंबकत्व की बात करते हैं। तो विद्युत चुंबकत्व का मतलब यह होता है गतिमान आवेशों का अध्ययन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन या गतिमान आवेश का। स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसलिए हम गतिमान नियत वेग से गतिमान आवेश का गुणधर्मों का अध्ययन करने वाले हैं। किसमें? विद्युत चुंबकत्व में। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नियत वेग से गतिमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र का अध्ययन किया जाता हो, उस शाखा को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। इसमें हम विद्युत जनित्र के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, इसमें हम विद्युत मोटर के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, इसके अंदर हम वोल्ट मीटर के बारे में, धारा मापी के बारे में चर्चा करते हैं, साइक्लोट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं, आवेश को वृत्ताकार पथ पर कैसे घुमाया जा सकता है वो चर्चा करते हैं, एम्पियर का नियम के बारे में चर्चा करते हैं, बायो सावर्ट के नियम के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो विद्युत चुंबकत्व यह हम पार्ट नंबर 4 कक्षा 12 फर्स्ट फिजिक्स पार्ट नंबर 4 में इसको पढ़ने वाले हैं। प्रकाशिकी आप बहुत पहले पढ़ चुके हो छोटी क्लास में और अब और पढ़ेंगे। प्रकाशिकी का मतलब यह है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के प्रभाव और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता हो, उस शाखा को हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे प्रकाशिकी क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर प्रकाशिकी के अंतर्गत क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ये सब तरंग प्रकाशिकी भी प्रकाशिकी का ही एक हिस्सा है। कणीय प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों आती है इसके अंतर्गत। इसके अंदर हम दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ये सब यंत्र भी पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से इन सब शाखाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। बाकी मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं उन्हीं शाखाओं का नाम लिया है। इसके अतिरिक्त भी शाखाएं मैं लिख सकता था अलग अलग किताबों में, अलग अलग राइटर की या प्रकाशक की किताबों में ये शाखाएं अलग अलग मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं, फिजिक्स की ब्रांचेस बहुत सारी है। इस वजह से हमें तो 2-4 उदाहरण देने होते हैं, वो हमने दे दिए हैं। इसके बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना, इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं दूसरा आधुनिक भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत कौन कौन सी भौतिक विज्ञान की शाखाएं आती है। ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।